हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे स्टीफन्स लॉ क्या होता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक और लॉ जिसको बोलते हैं स्टीफन्स लॉ। ये क्या कहता है? लास्ट लेक्चर में हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था, किसी को याद होगा? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर आपको स्टीफन्स लॉ डिटेल में समझना है तो ट्राई कीजिएगा जी, पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की वीडियो देख लें तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत पता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है तो आप यहाँ से समझ सकते हो। तो अगर मैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करूँ तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता था, याद होगा तुम लोगों को। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने बताया था कि अगर मैं एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ, अगर मैं एक इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाऊं, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाऊं तो कुछ कर्व ऐसे बनता था, याद है? ये आती थी लैम्डा मैक्स, इसको बोलते थे लैम्डा मैक्स। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बोलता था कि जो लैम्डा एम या लैम्डा मैक्स था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/t के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को रेज करोगे, ये जो लैम्डा मैक्स है ये थोड़ा थोड़ा पीछे शिफ्ट होता जाएगा। ये लैम्डा मैक्स 1, लैम्डा मैक्स 2, ये T2, एक और T3, where T3 is greater than T2 is greater than T1। तो ये आया लैम्डा मैक्स 3। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स कम हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा लैम्डा मैक्स बढ़ेगा। तो आप इसको जैसे जैसे इधर करोगे तो आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाए। लैम्डा मैक्स क्या होता था? लैम्डा मैक्स होता था मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की निकल रही, 100 वेवलेंथ निकल रही हैं। कुछ रेडिएशन मतलब हर बॉडी कुछ रेडिएशंस एमिट करती है, याद होगा। हर दुनिया में हर एक बॉडी कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट करती है, अलग अलग वेवलेंथ की। इस उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है वो अलग वेवलेंथ है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, उसके अलावा कुछ और एमिट करेगी अपने अंदर से पैदा कर। उन वेवलेंथ में अगर 100 वेवलेंथ एमिट करी तो उनमें से ज्यादातर रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होंगी। जैसे 100 में से 80 रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की है, 100 में से 80 वेवलेंथ, 80 रेडिएशन की वेवलेंथ है 20, बाकी 20 की है 25, 40, 50, 100 कुछ भी है। तो एक रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की 80 रेडिएशन है, तो वो 80 आपका लैम्डा मैक्स है, यानी 80 रेडिएशन सेम वेवलेंथ की है या अबाउट टू सेम वेवलेंथ की है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये बोला था स्टीफन्स लॉ ने। अब ये स्टीफन्स लॉ का ग्राफ है, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का ग्राफ है। इसमें एक और बात अगर तुम और देखो, ये ग्राफ था इंटेंसिटी जिसको बोलते थे Q/AT। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा, हीट कितनी है, एरिया कितना, टेम्परेचर कितना है। तो ये जो ग्राफ होता ना, ये जो I और लैम्डा का ग्राफ है, इसका जो एरिया होगा ना, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, ये आपको देता है कितनी इंटेंसिटी है। ये आपको टोटल इंटेंसिटी दे देगा। ये कर्व, इसके अंडर का एरिया देख लो, अगर इंटेंसिटी और लैम्डा के ग्राफ के अंडर का एरिया देख लो तो ये आपको टोटल इंटेंसिटी दे देगा। जैसे ये देखो, ये इसके अंदर एरिया ये रहा, ये आपको टोटल इंटेंसिटी देगा। और ऊपर चले, इसके अंडर का एरिया ये रहा, दूसरे ग्राफ के अंडर का, ये आपको टोटल इंटेंसिटी देगा। तीसरे ग्राफ पे चलो, तीसरे ग्राफ के अंडर का एरिया ये रहा पूरे का पूरा, ये आपको टोटल इंटेंसिटी देगा। मुझे बताओ सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस टेम्परेचर पर आई है? सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो आई है वो किस टेम्परेचर पर आई है? जिसका ज्यादा एरिया होगा। ज्यादा एरिया तो T3 वाले टेम्परेचर पर आ रहा है। देखो T3 ऊपर आ तो उसके नीचे एरिया, T3 नीचे उसके नीचे कम एरिया, T1 उसके नीचे और कम एरिया, तो ज्यादा एरिया आया T3 के नीचे। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे टेम्परेचर बदलते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो टोटल इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। यही तो समझ में आया इस ग्राफ से। वीन्स डिस्प्लेसमेंट की ही बात हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसके अंडर एरिया के अंदर, उस कर्व के अंदर जो एरिया है वो इंटेंसिटी देता है, तो इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। एरिया बढ़ता जा रहा है तो इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ने पर टोटल इंटेंसिटी जो वो रेडिएशंस की है वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। इसको ऐसा समझ सकते हो कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, जैसे एक आयरन की बॉल ले लूं मैं, उसको हीट करना शुरू करोगे तो उसका कलर चेंज होता रहता है। जब वो पूरी हीट हो जाएगी तो वो रेड हॉट हो जाती है, याद होगा तुम्हें। वो क्या हो जाएगी? रेड हॉट। जैसे जैसे उसको हीट करते हो ना उसका कलर चेंज होता है।
कलर चेंज क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ने से उसका कलर चेंज होता जा रहा है। जो वो रेडिएशन एमिट कर रही है ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती। इंटेंसिटी समझते हो ना, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है कि कितनी ब्राइट लाइट है। छोटा बल्ब होता है, जो छोटा आपके घर में एलईडी बल्ब लगे हुए 9 वॉट का, 20 वॉट का, 40 वॉट का, तो इनमें से सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी? इनमें से सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी 40 वॉट की, क्योंकि ये ज्यादा ब्राइट होगा, ये ज्यादा ब्राइट होगा, ये इंटेंसिटी होती है। और इसकी यूनिट होती है ल्यूमेंस। हालांकि समझने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। इसकी यूनिट होती है इंटेंसिटी की ल्यूमेंस। मतलब जो छोटे वॉट के होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम, बड़े वॉट के इंटेंसिटी ज्यादा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसी बात को स्टीफन्स ने बोला। इसी बात को स्टीफन्स ने कैसे बोला? उसने बोला कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बाद, नॉर्मल ब्लैक बॉडी नहीं है तब भी ये लॉ वैलिड है, बट परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, टोटल इंटेंसिटी, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ये जो इंटेंसिटी आई, ये जो इंटेंसिटी आई है, इंटेंसिटी जो मैं बोल रहा हूं, जिसको मैं ई लिख दूं, आई लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, जिसको मैं ई लिख रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेगी, बट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के, बट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के नहीं होती। स्टीफन्स ने कुछ ऐसा रूल बनाया, देखा होगा कुछ एक्सपेरिमेंट कर कर। तो यहां से मैं क्या करता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लेकर आऊंगा, जिसको हम बोल देंगे सिग्मा, सिग्मा टी रेज टू द पावर 4, where sigma is known as स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी एक वैल्यू है स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी है। इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू द पावर 4। सही है, 5.678 लिख देते हैं, कईयों में 67 लिख देते हैं, बड़ी आसान। 5.678 5.67 5678 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू द पावर 4। ये सिग्मा की इसको क्या बोलते हैं, स्टीफन्स कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगी, बट टेम्परेचर को रेज टू द पावर 4 बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी 1 बढ़ेगा। मतलब अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, जैसे टेम्परेचर था 1, इंटेंसिटी भी थी 1, मान लो ऐसा हो रहा है, किसी का टेम्परेचर था 1, इंटेंसिटी भी थी उसकी 1, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो टेम्परेचर को 2 कर दो, अच्छा टेम्परेचर था 2, इंटेंसिटी थी 1, तो टेम्परेचर बढ़ा तो इंटेंसिटी भी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा 2 रेज टू द पावर 4, यानी कि 2 टू द 4 4 टू द 8 16। अगर टेम्परेचर 16 होगा तो इंटेंसिटी 2 होगी, रेज टू द पावर 4 ये बढ़ेगा तो वो 1 बढ़ेगी, इनवर्सली पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेज टू द पावर 4 के, फोर्थ पावर के। समझे, ये मतलब है। सिग्मा की वैल्यू आ गई 5.67 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू द पावर 4, इसकी वैल्यू है। अब इसको एक और तरीके से बुक्स में लिखते हैं, ई होती है इंटेंसिटी, वेयर ई इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं तुम्हें अभी बता कर हटा हूं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था Q/A × T इक्वल टू सिग्मा रेज टू द पावर, सिग्मा टी रेज टू द पावर 4, सिग्मा टी रेज टू द पावर 4। इसमें से A उधर भेज दूं, इसमें से अगर A उधर भेज दूं तो A भेज दो उधर, तो इधर हो गया सिग्मा टी रेज टू द पावर इंटू A। अब ये Q/T होता पावर, ये क्या होती है पावर, ये क्या होती है पार। तो ये पार इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू सिग्मा A T रेज टू द पावर 4, बिकॉज Q/T इज नोन एज पार, रेडिएटेड या एब्जॉर्ब्ड कुछ भी हो सकती है। सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, A एरिया है उसका, T उसकी एब्सोल्यूट पावर है। तो ये हुई पार रेडिएटेड, ये क्या हुई पार रेडिएटेड। अगर पावर निकालने की बात करें तो ये, इंटेंसिटी निकालने की बात करें तो वो पिछला फॉर्मूला, ठीक है। अब कई बुक्स में इस फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, इस फॉर्मूला को 2 तरीके से लिखते हैं। पहली बात तो इसको लिखेंगे P इज इक्वल टू E सिग्मा A रेज टू द पावर A T रेज टू द 4, फिर E इज नोन एज एमिसिविटी ऑफ सब्सटेंस या ऑफ कंपाउंड, उसकी कितनी एमिसिविटी है, एमिसिविटी एब्जॉर्प्टिविटी
याद होगी। एमिसिविटी मतलब वो कितना एमिट कर सकता है, उसकी पावर कितनी है। ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये जो बात कर रहे हैं ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी की कर रहे थे। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1 होती है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू भी 1 होती है। ई अगर एमिसिविटी है तो ए एब्जॉर्प्टिविटी होता है। ए क्या होता है? एब्जॉर्प्टिविटी। कुछ काम नहीं आएगा, एक अभी वैसे बता रहा हूं। यही किरचॉफ्स लॉ था कि कोई, पिछले लेक्चर में बताया था, कोई बॉडी जितना अच्छा एमिटर होगी उतना ही अच्छा एब्जॉर्बर होगी। तो अगर किसी की E1 है तो वो एब्जॉर्बर भी अच्छा होगी, तो उसका ए भी 1 होगा। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला अलग है, ये अलग है। तो जितना अच्छा एमिटर उतनी ही अच्छा एब्जॉर्बर। तो अगर एमिसिविटी 1 है तो एब्जॉर्प्टिविटी भी 1 आएगी, समझे? एमिसिविटी 1 तो एब्जॉर्प्टिविटी भी 1। हमें एब्जॉर्प्टिविटी भी रखनी नहीं है, हमें तो एमिसिविटी की बात कर रहे हैं। ई की जो वैल्यू होती है वो ना 0 से लेकर 1 तक चलती है, यानी कि 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए 1 और बाकी बॉडीज के लिए 0 से लेकर 1 के बीच में, समझे? जितनी 1 के पास होगी वो उतनी ब्लैक बॉडी के जैसी बिहेव करेगी। बॉडी 1 हो जाएगी तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाएगी, 0 हो जाएगी, 0 तो होती नहीं, कोई कुछ ना कुछ तो रेडिएशन एमिट करता ही है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे व्हाइट कलर का हो, पर कुछ रेडिएशन एमिट तो करेगा ही करेगा। तो 0 पर होती नहीं है, हम प्रैक्टिकली नहीं मानते बट एज्यूम कर देते हैं कभी कभी। तो यहां पर ई लिख दोगे। एक और चीज करो, एक और चीज करते हैं क्वेश्चंस में डेरिवेशन के लिए। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है जिसकी आप रेडिएशन एमिशन की बात कर रहे हो, इसमें से कुछ रेडिएशन एमिट हो रही है, इसका टेम्परेचर है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0, सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया T0। अब ये बॉडी कुछ रेडिएशंस को एमिट करेगी। अब ये अलग अलग हो सकता है, टेम्परेचर अलग अलग ही होगा, T अलग होगा, T0 अलग होगा। मान के चलो कि जो बॉडी है ये कुछ रेडिएशंस एमिट करेगी ना, ये कुछ रेडिएशंस एमिट करेगी, इररिस्पेक्टिव बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, ज्यादा हो कम हो, हमें नहीं पता। तो ये जो रेडिएशन एमिट करेगी या जो पावर एमिट करेगी, जो इसकी पावर एमिटेड होगी, पावर एमिटेड होगी, उसको तो हम निकाल देंगे सिग्मा ए टी रेस टू द पावर 4 और साथ में ई भी लिख देंगे, ई ए सिग्मा रेस टू द पावर 4। और ये कुछ बाहर का टेम्परेचर अलग है तो कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी करेगी। अरे यार कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी तो करेगी, ये कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगी, कुछ क्या बहुत सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगी। देखो बॉडी एमिट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है। अगर ये ब्लैक बॉडी है तो कुछ रेडिएशन एमिट कर रही होगी और कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही होगी। कुछ क्या, जितनी रेडिएशन इसके ऊपर पड़ रही होंगी सबको एब्जॉर्ब करेगी और कुछ रेडिएशन अंदर से एमिट कर रही होगी, तो कुछ एब्जॉर्ब भी तो करेगी। तो जो एब्जॉर्ब करेगी उसके लिए फॉर्मूला आएगा ई सिग्मा ए टी रेस टू द पावर नॉट 4, क्योंकि इस टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन हो रही है। ये टेम्परेचर अगर बाहर था तो इसी टेम्परेचर की रेडिएशन से इसने एब्जॉर्ब करी है। अब बताओ ब्लैक बॉडी की बात करता हूं, चलो मैं एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करता हूं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक ऐसी ब्लैक बॉडी हो, एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्या वो रेडिएशन एमिट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। सर एमिट कैसे किया? अरे रिफ्लेक्ट की बात नहीं कर रही, एब्जॉर्ब तो कर लेगा, उसके ऊपर सारी रेडिएशन पड़ी एब्जॉर्ब कर ली, पर उसके अंदर कुछ रेडिएशन ऐसी बनी जो उसने छोड़ी, यानी कि नेट तो उसने छोड़ी ही होगी, एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो छोड़ रहा है। चाहे सारी रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर पा रहा है बट फिर भी अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशन से एमिट कर पा रहा है, यानी कि नेट पावर तो रेडिएटेड होगी। नेट पावर क्या होगी आपकी? रेडिएटेड। जितनी मर्जी एब्जॉर्ब कर ले बेटा, छोड़ेगा तो फिर भी कुछ ना कुछ रेडिएशन, चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो। तो क्या करेंगे? पावर एब्जॉर्ब्ड, पावर उल्टा लिख दिया, पावर रेडिएशन एमिटेड ज्यादा होगी, पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब्ड, तो कितना आ जाएगा? ई ए सिग्मा टी रेस टू द 4 माइनस ई ए सिग्मा टी नॉट रेस टू द पावर 4। तो यहां से आया ई ए सिग्मा टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू द पावर 4। ये आता है नेट पावर रेडिएटेड। नेट पावर रेडिएटेड मतलब नेट रेडिएशन एमिट होंगी, चाहे एब्जॉर्ब हो रही हैं, बट ये देखो एमिट तो एमिट करेगा ही करेगा, जितनी मर्जी एब्जॉर्ब कर ले। ब्लैक बॉडी का एग्जांपल लेके चलो, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये ब्लैक बॉडी है, इसने बहुत सारी रेडिएशन, जितनी रेडिएशन थी सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली। एमिट नहीं करेगा क्या? और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा।
ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करती, एमिट तो करती है, एमिट करती, सारी अंदर चली गई, इसके अंदर और तरह की रेडिएशंस बनी और वेवलेंथ की, वो तो छोड़ेगा। तो एक्चुअली में तो इसने कुछ छोड़ी, कुछ एब्जॉर्ब करी और कुछ छोड़ी, तो नेट तो छोड़ने वाली ज्यादा होगी ना, इसलिए नेट पार रेडिएटेड निकलती है हर बॉडी की। ब्लैक नहीं होगी तो वो कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करके वो वैसे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, उसके अलावा कुछ रेडिएट भी कर रहा होगा, तो नेट पार रेडिएटेड ही निकलती है हमेशा। तो ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दे देंगे, इसके साथ में सराउंडिंग का उसका दे देंगे, तो नेट पार रेडिएटेड पूछ लेंगे। ये पूछ लेंगे सिर्फ, अगर सराउंडिंग का नहीं दिया तो ये निकाल देना। एमिसिविटी की वैल्यू दे देंगे, नहीं दे रखी होगी तो 1 रख लेना ब्लैक बॉडी के लिए। सिग्मा की फिक्स्ड एरिया तुम निकाल लोगे, समझे? तो ये स्टीफन्स लॉ है, बिल्कुल ही आसान सा, जिससे ये फॉर्मूला बनते हैं। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है, देखो अभी भी अगर कोई डाउट है तो ट्राई करें कि पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की वीडियो देखें, उसके बाद वीन्स डिस्प्लेसमेंट की वीडियो देखें, उसके बाद स्टीफन्स लॉ देखें, तो ज्यादा समझ में आएगा। आएगा ना? हाँ सर, बहुत समझ में आएगा, सच में आएगा। एक बार देखने की कोशिश करें। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।